वैसे ये रीट की बात नहीं है, राजस्थानी भाषा आपकी बार क्या कि बार बार मांग उठती है कि राजस्थानी भाषा को संविधान में दर्जा दिया जाए, तो दर्जा नहीं दे रहे हैं, खुश करने के लिए नया टॉपिक जोड़ दिया। इतने से तो क्या होता है, संविधान में मिले तब कोई बात बने। अब राजस्थानी भाषा का एक विस्तृत टॉपिक जो पहली बार हो सकता है, ऑफलाइन में इनको नहीं करवाया जाता, पूरा डिटेल भी नहीं मिलता। वैसे हमारी नई रीट की किताबों में इसका पूर्णतः डिटेल है, किताबों में तो चलो सब में ही होता है। एक 10वीं क्लास में दे रखा है इसको, तो प्रश्न तो वहां से उठेंगे, तो उस 10वीं क्लास को तो पूरा मैं सेपरेट अलग से कराऊंगा, लेकिन उससे पहले राजस्थानी भाषा को थोड़ा हम परिचय कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जब टॉपिक को 4 टॉपिक इसको अलग से दिए हैं तो प्रश्न भी हो सकता है ढंग से उठा ले, इसलिए हम थोड़ा सा इसका चर्चा करेंगे पूर्णतः। मैं जहां जहां आप पेन चलाते रहना, जहां जहां जरूरत होगी वहां मैं बताता जाऊंगा कि ये बात नोट कर लो और ये बात नोट मत करो, यानी इन सिर्फ सुन लो और इन लिख लो। राजस्थानी भाषा, अब आपको ये तो पता चल रहा है कि राजस्थानी जो नाम पड़ा होगा वो कहीं ना कहीं राजस्थान की वजह से पड़ा होगा, यानी राजस्थानी भाषा नाम जो है वो राजस्थान की वजह से ही पड़ा है। लेकिन हमारी इस विस्तृत के लिए एक मरु भाषा शब्द और प्रयोग किया जाता है। अभी हम सिर्फ थोड़ी चर्चा कर रहे हैं धीरे धीरे। राजस्थान की जो प्रधान भाषा बताई गई है, प्रधान भाषा जो वो एक प्रकार से मरु भाषा है, ये ज्यादातर साहित्यों में प्रयोग की गई, यानी एक प्रकार से ये साहित्यिक भाषा है। अभी आपको समझना है, अभी थोड़ा हम चर्चा करें। अबुल फजल जो है आईने अकबरी जिसने लिखा था, अबुल फजल, अबुल फजल ने और मुख्य भाषा जो बताई है वो मारवाड़ी को बताई है। किसको? मारवाड़ी को। ये छोटी छोटी बातें हैं, साथ साथ में नोट करते रहना, ठीक है। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इस क्षेत्र की जो भाषा थी उस भाषा को उन्होंने गुजरी अपभ्रंश कहा, गुजरी अपभ्रंश। अभी जिक्र करेंगे सर ये अपभ्रंश क्या है, गुजरी नाम क्यों आया होगा, यानी एक प्रकार से गुर्जर प्रदेश की भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की ये जो भाषा पनपी है ना वो कहीं ना कहीं गुजरात की वजह से ही पनपी है, और गुजरात से अलग होके ये एक दूसरी भाषा मारवाड़ी या मरु भाषा या राजस्थानी भाषा पनपी होगी कहीं ना कहीं भी। किसी भी भाषा का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा इतिहास होता है, छोटा मोटा नहीं। कहीं ना कहीं गुजरी अपभ्रंश, अपभ्रंश का अर्थ होता है बच्चों बिगड़ा हुआ रूप, यानी बिगड़ेड़ी भाषा। जैसे हिंदी की बिगड़ी हुई अपभ्रंश हो जाए राजस्थानी, किसी चीज की बिगड़ा हुआ रूप होता है एक प्रकार से अपभ्रंश। अब तो सीधा सा पूछ ले राजस्थान की उत्पत्ति तो सीधी अपभ्रंश से कह सकते हैं, गुजरी अपभ्रंश से कह सकते हैं, सीधा सीधा। यानी राजस्थानी भाषा का जो विकास है वो इसी से हुआ, जो आगे चलकर यही बिगड़ी हुई भाषा आगे चल के कहीं ना कहीं डिंगल कहलाई होगी। छोटी छोटी बातें हैं, अभी हम हो सकता है यहां से प्रश्न आपको न भी पूछे। एक छोटा सा मैं आपको, ये थोड़ा सा लिखो तो लिख लेना, न लिखो तो कोई बात नहीं। देखो छोटा सा मैं आपको एक वंश वृक्ष तैयार करता हूं। क्या तैयार कर रहा हूं? वंश वृक्ष। क्या वृक्ष? मूल भाषा क्या है सर? मूल भाषा तो संस्कृत है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। संस्कृत किन की भाषा थी? आर्यों की भाषा थी, यानी हम कह सकते हैं मूल भाषा कहीं ना कहीं आर्य भाषा रही होगी। जो आर्य बोलते थे वो संस्कृत थी। अब संस्कृत भी 2 रूपों में हुई है एक प्रकार से, यानी हम इसे वैदिक संस्कृत कह दूं। अब वैदिक संस्कृत थोड़ी टफ है, आपको पता है इस चीज का। एक तो संस्कृत लिखित में आई, एक संस्कृत बोलने में आई। अब आपको पता है संस्कृत भाषा बोलने में टफ होती है, तो वैसे देखिए तो लिखित और मौखिक दोनों अलग अलग प्रकार से चली संस्कृत भाषा, और इन्हीं संस्कृत भाषा को आगे चल के फिर 2 रूप बने इसी संस्कृत भाषा, यानी वैदिक संस्कृत का। एक तो बनी पाली और एक बनी संस्कृत, यानी जो बोलचाल की भाषा बनी वो एक प्रकार से पाली भाषा बनी। फिर पाली भाषा फिर आगे 3 भागों में डिवाइड हो गई। पाली भाषा फिर 3 भागों में डिवाइड हुई। कौन सी? सोरसेनी, मागधी, क्योंकि भाषाएं बढ़ती जाएगी, और महाराष्ट्री। समझने के लिए छोटा दोबारा समझा दूंगा, इसमें कोई बात नहीं। अब ये जो सोरसेनी प्राकृत थी ये आगे जाके फिर 2 भागों में डिवाइड हुई। ये सोरसेनी जिसके अंदर एक आई गुजरी अपभ्रंश, जो गुजरात क्षेत्र के आसपास बोली जाती होगी। दूसरी आई सोरसेनी अपभ्रंश,
अपभ्रंश शब्द तो आगे लगाना ही है क्योंकि बिगड़ा हुआ रूप है। और दोस्तों इन्हीं गुजरी अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश जो आगे बनी, वो गुजरी अपभ्रंश आगे जाके राजस्थानी बनी, और ये जो शोरसेनी अपभ्रंश है वही आगे जाके हिंदी बनी। हमें किससे मतलब है? एक बार हमें मतलब राजस्थानी से है। राजस्थानी गुजरी अपभ्रंश का एक परिवर्तित रूप है। सीधा कहते अपभ्रंश है, अपभ्रंश राजस्थानी बनी, सीधो सीधो याद रखो, ज्यादा फिर विकासो दिमाग है तो ज्यादा फिर क्यों। अब देखो, दुनिया की कोई भाषा हो, भाषा जो बनती है वो हमेशा लिपि से ही बनती है, कोई न कोई लिपि तो रही होगी। तो हम अगर बात करें, हमारी चर्चा किससे चल रही है? हमारी चल रही है राजस्थानी की। जो हम बोलते हैं, जो आपा बोला, हाँ वह राजस्थानी है। यहाँ देखा तो मैंने राजस्थानी में भी बोलना चाहिए, मैं हिंदी क्यों छाट लग रही हूँ भाई? तो राजस्थानी क्या निकली है, क्या शू निकली है, वह आपा चर्चा कराना। देखो राजस्थानी जो की है, बिंगी भी कोई ना कोई लिपि तो हुई होगी, बिल्कुल गुरुजी हुई है, कोई ना कोई लिपि तो हुई होगी, कोई ना कोई लिपि तो रही है। देखो बिया देखा तो हिंदी की लिपि कौन सी है गुरुजी? हिंदी की लिपि तो देवनागरी है, सारा नहीं बेरो है। इंग्लिश की है रोमन है। राजस्थान की लिपि बिया देखा है तो थोड़ी मोटी देवनागरी मिलती जुलती है। कुछ अक्षरान अगर छोड़ दूं तो लगभग देवनागरी मिलती जुलती है राजस्थानी, कोई ज्यादा अंतर को नहीं। लेकिन कई विद्वान यह बोले हैं कि ना 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 ना, राजस्थानी की मूल लिपि देवनागरी को नहीं। बिल्कुल बंगी भी बात सही है कि मूल लिपि की है नहीं, बा राजस्थानी की है महाजनी। गुरुजी यो के नयो नाम आ गयो, वो भी बताऊंगा कि वो क्या आ गयो। कई विद्वान कह कि राजस्थानी की लिपि की है वह देवनागरी को नहीं, वह महाजनी है। गुरुजी महाजन नाम देखो, पुराने टाइम में क्या तो थे, कदी ज्या कोई गांव में थे उधार लिया की दुकान तो थे, देखियो वो हिंदी दूसरी भाषा में लिखे, जैसे 100 रुपये की चीज ली नहीं, ज्या 90 रुपये की चीज ली तो वो 90 यहाँ को लिखा है, वो 90 नोको जो कह वो हिंदी में लिखे, वो हिंदी में क्या लिखे नोको जी भी लिखे यहाँ लिखे वो। तो आओ कि बाणिया जगह पहले यानी महाजन बणिया, वह क्या करता, आप ये एक नई लिपि विकास करती हो क्या, और कहेंगे मारे लिखे समझ में नहीं आ जा। वह क्या करता, ऊपर की मात्रा ने शब्द ने मात्रा बना देता, जिया ओ दह नहीं तो दह ने या लंबो खींच गया इन्हीं मात्रा बना देता, यानी ऊपर लाइन ने खींच गया शब्दा ने ऊपर लाइन टाइप बना देता, यानी मोड़ मोड़ के। राणो जी माफ करना छीका, यानी शब्दा ने मोड़ ला गया, जद बोले मोड़ मोड़ के मुंडिया बना दिया शब्दांगा के मुंडिया। कुणे बा सेठा, बा महाजना, बा सेठा, बा के बणिया यानी बणिया लिपि, बा लिख लिखे और ऊंदा बाना मात्रा ने बना के मोड़ के, यानी है तो शब्द तो भाई लेकिन ज्यादा मोड़ के बांगे शब्दा की मात्रा बना दी ऊपरों। बाज की नई लिपि बा महाजनी मुंडिया या बणिया लिपि ही, यानी बाणिया आपका हिसाब लिखिया। तो आ माने बाणिया लिखे इंगो मतलब अकबर को एक वित्त मंत्री हो, वो को बहुत महन हो, जो को दक्षाल पद्धति चलाई कौन? टोडरमल। यो टोडरमल जो को महाराणा प्रताप ने समझाने में लास्ट अभियान के रूप में, वो टोडरमल। आ बतावे का आ लिपि को जो को विकास करियो नहीं अणभाइडे ही करियो, कौन करियो? टावरो टोडरमल करियो। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजस्थानी की है देवनागरी से मिलती जुलती, लेकिन फिर भी कुछ विद्वान का ना महाजनी मुंडिया या बणिया लिपि जिके बा राजस्थानी भाषा की लिपि है। देवनागरी अति कठोर, एक खातर एक दो चाले क्या, देवनागरी अति कठोर स्वर व्यंजन व्यवहार क्या, स्वर और व्यंजना व्यवहार देवनागरी थोड़ी टफ है, पर देवनागरी पर डाबन के टप लाए। ताते जग में हित सुगम बी खातर, ताते जग में हित सुगम मुंडिया कियो प्रचार क्या, जद बोलिया एक नई लिपि बना दी मुंडिया लिपि, मोड़ मोड़ के बना दी अक्षर, मरोड़ के एक नई लिपि बना दी उसी मुंडिया लिपि। तो याद रहे जैसी ये कि राजस्थानी की मूल लिपि कौन सी है टाबरो? बा है महाजनी, मुंडिया या बणिया लिपि। बहुत बढ़िया बात। अब अभी मैं परिचय करवा रहा हूं, मूल जो प्रश्न है वो आराम से समझ में आ जाएंगे आपके, फिर इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे? गुरु नोट्स मिलेंगे। चलो देख, फिर मैं रिपीट मार दूं, कोई बात है। अब कुछ शब्दों का हमें, कुछ भाषाओं के, अभी मैंने भाषाओं का आपके जो टॉपिक लगता है ना, राजस्थानी भाषा कहां कहां बोली जाती है, कौन कौन सी है, उसका मैं भी जिक्र नहीं कर रहा हूं।
अभी तो हम थोड़े थोड़े से शब्द आगे आएंगे उनका जिक्र करें। दो भाषाओं का आपके हमेशा जिक्र चलेगा, जब राजस्थानी का जिक्र होगा तो फिर डिंगल पिंगल का कन्फर्म जिक्र होगा। इनका तो जिक्र होगा ही होगा। वैसे बच्चों बता दूं कि डिंगल कहीं भी बोलने में प्रयुक्त नहीं होती। ये मारवाड़ी एक साहित्यिक भाषा है। सीधो नक्शों में बनाऊं नहीं टावरो, इनने डिंगल है इनने पिंगल है, इनने डिंगल है इनने पिंगल है। पूर्वी राजस्थान की पिंगल पैसे, पूर्वी पैसे पिंगल, पश्चिमी राजस्थान की डिंगल। विस्तृत जिक्र बाद में कराना, ठीक है। डिंगल जो भाषा है वो एक प्रकार से साहित्यिक भाषा है, साहित्य में ज्यादा प्रयोग होती है। साहित्य कब कब लिखा जाएगा, अगर आपसे पूछ ले साहित्य कब लिखा जाएगा। अब टाबरो कोई मेरे गुणगान में तो भाई जी कोई साहित्य लिखे, कोई साहित्य आपा कद लिखांगा, कोई बहुत ही तकड़ो वीर हो महाराणा प्रताप भी खातर मैं वीर रस की कविता लिखूंगा। आपने संत होया जिया जाम्बो जी जसनाथ जी जो भी वहां संता खातर किन की आपा लिखांगा कोई भाषा में तो लिखांगा। अब जितना भी थे देखो लगभग वीर और लगभग साधु संत महात्मा लोग देवता अधिकतर मारवाड़ का वेड़ है, वहां खातर लोग साहित्य को प्रयोग चालू करियो और बिम आ भाषा को बहुत ज्यादा प्रयोग करियो। कौन सी भाषा को, डिंगल भाषा। तो सबसे पहले प्रमाणित जो पहले सबसे पहले ग्रंथ मिला वो एक बंदे ने लिखा कुशल लाभ, कुशल लाभ पहला आदमी 1607 से 18 के बीच में एक ना पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है, पिंगल शिरोमणि। ये पहला ग्रंथ माना जाता है जिसके अंदर डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। इसका मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर एक दूसरा आया कु कवि बत्तीसी, कु कवि बत्तीसी। ये विक्रमी संमत, ये ग्रंथ जो है वो 1817 का है विक्रमी। इसके बाद में सर किसने लिखा, ये कवि बांकीदास ने लिखा। सर वो इज बांकीदास, ये जो है वो मानसिंह के दरबार में थे जिन्होंने लिखा था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आंस लीनी खैसूरा। राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का सबसे पहले विरोध करने वाले बंदे यही थे, कवि बांकीदास जी। बांकीदास जी ने ग्रंथ लिखा कु कवि बत्तीसी। ये एक प्रकार से डिंगल भाषा का दूसरा ग्रंथ मान सकते हैं। पहला कौन सा है, पहला कैसे है, कुशल लाभ का है, पिंगल शिरोमणि। दूसरा है कु कवि बत्तीसी ग्रंथ है जो कवि बांकीदास जी का है। बांकीदास जी वैसे जाति से चारण थे, ठीक है। आगे चलते हैं। मुरधर्रा बांकीदास कवि लिखिया अंग्रेजारी चाला ने, चेतक रो चतुर गीत लिखियो चेतावन हिंद बाला ने। इस प्रकार से इनका लाइन है इनके ने। एक डॉक्टर है जिनका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। परिचय करा रहा हूं अभी, क्योंकि आपका मुझे लगता है ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं चाहता हूं कि फुल डिटेल से पढ़ाऊं ताकि ऊपरी ऊपरी प्रश्न तो आपके ऐसे ही याद रह जाए। एक तो क्यों जो टॉपिक पहले पढ़ चुके उनमें समस्या नहीं आती। इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए जो नाम दिया वो डिंगल या मारवाड़ी नाम ही दिया इन्होंने, डिंगल या मारवाड़ी। लिखो तो लिख लेना, याद करो तो कर लेना, अच्छी बात है। नरोत्तम दास जी ने भी डिंगल शब्द का ही प्रयोग किया राजस्थानी के लिए। किसने, नरोत्तम दास। इन्होंने भी राजस्थानी के लिए मूल रूप से कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, इसी डिंगल शब्द का। फिर है गजराज ओझा, गजराज ओझा कवि। इन्होंने ये कहा कि डिंगल में डे शब्द ज्यादा आता है, यानी डिंगल में डे शब्द ज्यादा आने की वजह से इसका नाम डिंगल पड़ा। ऐसा है नहीं, कहते हैं भी, मत है ये तो इनका। गजराज जी ओझा। डिंगल में जो साहित्य लिखा गया था ना बच्चों, वो लिखा गया था वीर रस का। और जब भी कभी वीर रस की कविता सुनाए तो उसमें डे और ढे सबसे ज्यादा आते। हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं जिन्होंने वीर रस पढ़ा उन्हें पता है, आहुंड कटे नरमुंड कटे कट कट के झुंड कटे, यानी डे डे ज्यादा आएगा। यानी इसलिए बोला कि डे ज्यादा डिंगल पड़ गयो। बात तो कौन, लेकिन आप मानना। फिर है पुरुषोत्तम दास जी को मत, क्या कह रहे, डिंगल शब्द बतावे डिम और गल से बना हुआ है। डिम और गल से, डिम का अर्थ होता है डमरू और गल अर्थात होता है गले से, यानी डमरू निकली। तो अभी थोड़ी सी जचनारी बात सी कोली। एक शब्द है डगल,
कुछ लोग कहते हैं कि डिंगल शब्द प्रश्न अठुनेंगे बराबर पूछना मत, ये जिक्र करने हो थोड़ा। डगल यानी ढिलो, यानी जिनके जोड़ जो होते हैं ना दृढ़ता से गढ़े हुए नहीं होते, ढीला हुए डगल गोट के भैया डगरू उठने बोले। ढीलो होने के कारण डिंगल भाषा पिंगल के समान नियमों में यानी पिंगल नियमों में बंधी हुई भाषा है। डिंगल नियमों में बंदेड़ी को नहीं, जो नियम हम नहीं बंदे वो तो ढीलो हुए डगल हुए, तो जद बोले इन कारण इनको नाम के पड़े डगल पड़े। अब बात बोले लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो कोई बात को नहीं। फिर आपने एक अंग्रेजा पुणाओ एलपी टेसीटोरी, दोहरा रहो धोनी बोले थे, इसने बहुत शोध किया है बंदे ने। वेली की सर रुक्मणी ग्रंथ को खोजने का श्रेय इन्हीं को जाता है, दोहरारो दोहरी कहा जाता है। इनकी मृत्यु यही हुई थी। एक बार एग्जाम में पूछा था टेसीटोरी ने किस पर शोध किया, तो चारण साहित्य पे इन्होंने सबसे ज्यादा शोध किया था। इन्होंने ये क्या कहा है, प्राचीन जो डिंगल का समय माना है इन्होंने, जो 13वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक माना गया। इनके अनुसार डिंगल का समय भी वर्तमान में तो बोली नहीं जाती, वर्तमान में लोग साहित्य भी नहीं लिखते, नए के बराबर लिखते हैं। तो ये समय बताया है टेसीटोरी। टेसीटोरी का जिक्र हम बाद में करेंगे। ये मैंने थोड़ी थोड़ी बातों की आपके चर्चा की। टॉपिक लंबा होगा, नया टॉपिक है तो आपको ढंग से इसे पढ़ना भी पड़ेगा और प्रश्न भी अच्छे पुटअप होंगे। आप अगर बोर हो रहे हो तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं एक बार। चल भाई ये तो टावरन टेमगढ़ है। राजस्थानी हो सकता है, राजस्थान की वजह से नाम पड़ा होगा। अबुल फजल इसे मारवाड़ी नाम देता है। गुजरी अपभ्रंश है मेन जो राजस्थानी निकली है, वो अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, वो लास्ट में बिगड़ के राजस्थानी बन गई, उस हिसाब से याद रख लेना। संस्कृत जो भाषा थी वो दो थी, एक तो लौकिक संस्कृत जो लोग बोलते थे, एक लिखित संस्कृत। तो बाद में वो आगे जाके पाली 3 भागों में बटी, सोरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। इसी सोरसेनी से बनी गुजरी अपभ्रंश और सोरसेनी अपभ्रंश, और इसी गुजरी अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनी, राजस्थानी। यानी राजस्थानी किससे निकली, अपभ्रंश से, किससे, गुजरी अपभ्रंश, यानी गुजरात से अलग होके एक हमारी भाषा बनी है, ये याद रख लेना, ठीक है। राजस्थानी भाषा की लिपि सेम टू सेम वही है, कुछ शब्दों को छोड़ दे तो कौन सी, देवनागरी लिपि छोड़ो, देवनागरी लिपि। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं नहीं, ये सेठों द्वारा तैयार की गई है, मुंडेरी लिपि है, मुंडिया लिपि है, ठीक है। फिर हमने थोड़ा डिंगल का जिक्र किया। डिंगल का पहला ग्रंथ है कुशल लाभ का पिंगल शिरोमणि, और दूसरा ग्रंथ जो कवि बांकीदास जी का है कुकवि बत्तीसी। अब हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं दोस्तों, सुनो। डिंगल भाषा किन जातियों में प्रचलन थी, डिंगल भाषा की जातियां। वैसे तो आज तक जब भी एग्जाम में पूछा गया है तो डिंगल भाषा की मुख्य, आज तक एग्जाम में एक ही जब प्रश्न पूछा तो उसमें ऑप्शन चारणी है, क्योंकि डिंगल भाषा में वीर रस के लिखे जाते थे और वीर रस का लिखने का कार्य मुख्यतः चारणों का था। लेकिन चारणों के अलावा 3-4 जातियां और का भी नाम आता है, हम उन सभी जातियों का थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि डिंगल मुख्यतः किनकी भाषा थी, मुख्यतः चारणों की भाषा थी। अब आपको पता है डिंगल पश्चिमी राजस्थान में है, वो चारणों का क्षेत्र भी कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान है। संस्कृत में एक उक्ति चलती है चारणों के लिए, चार्यंती कीर्तनम इति चारणा, यानी कीर्ति का जो संचार करते हैं वही चारण है, या इसीलिए चारण कहलाए। चारण जो है वो ये मानते हैं कि जो 4 वर्ग है, इन 4 वर्गों से बाहर की जाति मानते हैं अपने को, यानी अपने को देवतुल्य जाति मानते हैं। जैसे रामायण में भी इस जाति का उल्लेख आता है। भगवान राम भी कहते हैं कि जब आप रामायण देखो तब आप रामायण देखना, तब भगवान राम जब समुद्र से रास्ता मांगते हैं तो वो समुद्र से रास्ता नहीं देते, तब समुद्र से गुस्सा हो जाते हैं और धनुष निकालते हैं और कहते हैं कि आने वाले समय में इस चीज का बखान जो है चारण, गंधर्व, किन्नर आदि करेंगे। यानी ये जो है अपने को देव जाति के सम्मान मानते हैं। चारणों की मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं, एक मारू जो मारवाड़ में रहते हैं, एक काछेला है, एक सोरठिया है, एक बुम्बेल है। मुख्य रूप से ये 4 माने गए हैं चारण। चारण जो है वो अधिकतर शाक्त के पुजारी है। शाक्त का अर्थ होता है शक्ति के पुजारी। राजपूत भी अधिकतर शाक्त के पुजारी होते हैं, शक्ति के पुजारक, देवी के पुजारक। ये देवी को जोगमाया नाम से पूजते हैं और ये मानते हैं कि हमारे औरतों के अंदर ही देवी का अवतार मानते हैं, हमारे अंदर। चारणों की जो प्रथम देवी मानी गई है वो हिंगलाज मानी गई है। यह प्रश्न अभी राजस्थान पुलिस के अंदर आया था। चारणों की प्रथम देवी तो हिंगलाज मानी गई, लेकिन चारणों के सर्वोच्च स्थान किसी अगर देवी का है तो वो करणी माता का है।
चारणों का सर्वोच्च स्थान तो करनी माता का है, लेकिन चारणों की जो प्रथम देवी है ये प्रश्न आया था, ध्यान रखना। बाकी चारणों का रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, व्यवहार आदि सारी की सारी राजपूतों की तरह ही है, यानी राजपूतों से मिलते जुलते इनके सारे व्यवहार है। ये तो हम अभी अब जिक्र नहीं करें, अभी बाद में जिक्र करेंगे। डिंगल भाषा प्रयोग करने वाली मुख्य जातियों में सबसे पहले नाम आएगा चारण। दूसरी जाति का नाम आएगा भाट। बहुत सारे जानकारी न होने की वजह से और इस शब्द को साथ में प्रयोग कर देते हैं कि डिंगल भाषा चारण भाटों की भाषा है, जबकि चारण और भाट दोनों अलग अलग जातियां हैं, एक जाति नहीं है। ये गलती की वजह से कई बार बोल देते हैं जब नॉलेज नहीं होता। भाट अलग होते हैं, चारण अलग होते हैं। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि भाट जो शब्द बना है वो भट्ट से बना हुआ है, संस्कृत का शब्द है ये भट्ट, संस्कृत के भट्ट शब्द से भाट शब्द बना हुआ है। भट्ट शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो वेदाभिज्ञ पंडित, भट्ट शब्द का अर्थ बताया, दूसरा स्तुति पाठक जाति। लेकिन यहां जो भाट शब्द जो भट्ट बना है इसका दोनों ही अर्थ नहीं माना गया है। भाटों का जो मुख्य कार्य था वो था वंशावली रखना। वंशावली का मतलब रिकॉर्ड रखना। आपको बता दी बही के अंदर रिकॉर्ड रखा करते थे और सरकार भी इनके रिकॉर्ड को प्रमाणित मानती थी। किनके? भाटों के रिकॉर्ड को सरकार भी प्रमाणित मानती थी। अब इनमें भी अलग अलग प्रकार है। जैसे राजपूतों के भाट जो है वो बड़वा कहलाते थे। देखो ये जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है इसमें कुछ गलती भी हो जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति इसे बुरा न माने। ये सारी जो बातें बता रहा हूं मैं लिखित प्रमाण सहित बता रहा हूं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर बताइए कहां लिखा है कि राजपूतों के भाट बड़वा कहलाते थे, महेश्वरियों के भाट जो है वो जागा कहलाते थे, भाटों के भाट जो है वही बांचा भाट कहलाते थे, तो बाकायदा मैं इसका आपको प्रमाण दे दूंगा। भी हो सकता है कि आज जातियां बदल चुकी है, आज सारे कार्य भी छूट चुके हैं। जैसे चारणों का कवियों का काम था, तो आज तो नए के बराबर कवि बचे हैं। तो वही बात है, तो काम प्रत्येक काम छूट गए पुराने के हिसाब से, तो इसे कोई अन्यथा न लेवे। इनका चारण पहली जाति है, इनसे संबंधित दूसरी जाति भाट है। तीसरी जाति जो डिंगल भाषा से संबंधित है वो है राव। कौन सी? राव। आम धारणा ये मानी जाती है कि राव और भाटी जो है वो एक ही जाति है, परंतु राव इस बात को स्वीकार नहीं करते, वो अपने को भाटों से अलग बताते हैं। बाकायदा किताब में लिखा हुआ है, वही लाइन में बोल रहा हूं। देखो, ये अपनी उत्पत्ति जो है राव वो ब्रह्म यज्ञ से मानते हैं। राव जाति के मुख्य रूप से डिंगल और पिंगल दोनों के कवि मिलते हैं। जैसे चंद्रवरदाई जो है वो राव जाति से था। कौन? पृथ्वीराज रासो का लेखक। किशोर दास, गुलाब जी आदि किस जाति से थे? वो राव जाति से थे। चौथी एक जाति और है जो है किससे संबंधित जातियां बता रहा हूं मैं बता रहा हूं डिंगल भाषा का प्रयोग करने वाली जातियां, जिसमें चारण है, भाट है, राव है। आगे देखते हैं। देखिए, चौथी जो है वो है मोतीसर। हो सकता है आपने इस जाति का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन डिंगल में सबसे सिद्धस्त यही माने जाते हैं। कच्छ भुज के कवि थे, राजकवि कच्छ गुजरात के, मांडल जी चारण कच्छ भुज के थे वो, गुजरात के। उनका विवाह जो है, उनकी पुत्री का विवाह जो है वो माणक जी राजपूत के साथ हुआ। कहते हैं कि इन्हीं की संतानें आगे जाके मोतीसर कहलाई थे। ये जो लोग हैं वो एक प्रकार से चारणों के गांव में जाते हैं, चारणों के एक प्रकार से आश्रित कह सकते हैं, चारणों के गांव में जाते हैं। डिंगल भाषा में ये गीत लिखते हैं मोतीसर। डिंगल भाषा में गीत गाते और डिंगल भाषा गीतों में ये बड़े दक्ष होते हैं मोतीसर। इनके गीत जो है वो चारणों से भी ज्यादा असरदार माने जाते हैं, डिंगल के इनके गीत। फिर अगली है ढाडी। हम डिंगल भाषा प्रयोग करने में मुख्य मुख्य देखो, ढोल बजाते हैं, उन जाति प्राचीन समय में ढोली बने, वैसे ही रबाब जो बजाते हैं वो ढाडी बने। ये जो लोग हैं वो सेना में वीर रस के लिए, सेना में वीरता के गीत गाते थे, और वीरता के अंदर सबसे ज्यादा डिंगल भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे, ये जो मैं बातें बता रहा हूं वो लिखित बातें हैं, कोई इन बातों को अन्यथा न लेवे।
हो सकता है कोई जाति कुछ मानती है, कोई कुछ मानती है, तो उनसे मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर आपसे सीधा पूछे कि चारणों की मुख्य भाषा कौन सी है, सीधा उत्तर कर देना डिंगल। आगे जिक्र करें डिंगल बोल के भी बताएंगे, दोहे भी बताएंगे, कोई बात नहीं है, आगे देखो। अब हम करते हैं राजस्थान की मुख्य शैलियां। मुख्य शैलियां बहुत पढ़ना पड़ेगा, ग्रंथ वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा, मैं पूरा डिटेल करा दूं, थारी हिम्मत चाहिए। राजस्थान की मुख्य शैलियां, सॉरी नहीं, 4 शैलियां। पहली जैन शैली, भी राजस्थान में जो भी ग्रंथ लिखे गए वो एक तो जैन शैली के अंदर लिखे गए। दूसरा चारण शैली के, जब आप आरएस मैन का पेपर दोगे ना, उसमें एक प्रश्न हर बार आता है कि चारण साहित्य के बारे में उल्लेख कीजिए, तो आज डिंगल आप पढ़ के, राजस्थानी पढ़ के वो चीजें कवर कर दोगे आप। लौकिक शैली, और इसके अलावा चौथी जो है वो संतों की शैली है, संत शैली। बात समझे क्या? बात ये बच्चों की राजस्थानी की मुख्य शैलियां, यानी राजस्थानी में साहित्य लिखे गए वो किन की? सबसे पहले जैनों ने साहित्य लिखा, चारणों ने बहुत साहित्य लिखा, लोगों ने भी तो साहित्य लिखा, और फिर संतों ने लिखा, जैसे जाम्बोजी, जसनाथ जी, इन्होंने भी तो लिखे थे, वो संत साहित्य के अंदर आ जाएंगे। अब हम इनका एक एक जिक्र करेंगे कि जैन शैली में कौन सा साहित्य लिखा गया, चारण शैली में कौन कौन से लिखे गए, लौकिक शैली में कौन से लिखे गए, और संत शैली के अंदर कौन से लिखे। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। साथ साथ में अगर आप उतारते जाओ तो कोई बात नहीं, उतारते जाओ, क्योंकि ये टॉपिक हर जगह इतना डिटेल से आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैन शैली। जैन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म के पक्षधर जो थे, उन्होंने एक विशेष शैली का उद्भव किया, और उस शैली का नाम था कौन सा? जैन शैली। अब जैन शैली के मुख्य ग्रंथ, यहां से अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर जैन शैली के कौन कौन से मुख्य मुख्य ग्रंथ थे। देखिए, पहला है धूर्ताख्यान। धूर्ताख्यान, अभी साहित्य शुरू नहीं है, अभी राजस्थानी भाषा शुरू नहीं है, अभी तो परिचय ही चल रहा है, लेकिन प्रश्न यहां से भी तो, ये चित्तौड़ में लिखा गया था हीरभद्र सूरी द्वारा। ये जैन शैली में लिखा गया, हीरभद्र, सॉरी शैली नहीं, सूरी, हीरभद्र सूरी द्वारा लिखा गया। दूसरा ग्रंथ है कुवलयमाला, कुवलयमाला, कुवलयमाला। ये भी किसमें लिखा गया है? जैन शैली के अंदर लिखा है। किसने लिखा था? जालोर में उद्योधन सूरी। ये रटना पड़ेगा भाई, ये ग्रंथों के नाम तो रटने ही पड़ेंगे। फिर एक ग्रंथ है कानड़ दे प्रबंध, सबको पता है कानड़ दे प्रबंध किसने लिखा था? पद्मनाभ ने लिखा था। पद्मनाभ कौन था? ब्राह्मण था। कानड़ दे प्रबंध जो है वो पद्मनाभ ने लिखा, लेकिन पद्मनाभ था क्या? ब्राह्मण था, जैन नहीं था। वह माधवानल, एक ग्रंथ है माधवानल। सर ये माधवानल किसने लिखा? माधवानंद आगे है कामकंद कला, पूरा कामकंद कला, कामकंद कला। माधवानंद कामकंद कला के रचयिता थे गणपति। ये जाति से कायस्थ थे। कौन? गणपति। ये गणपति हैं जो कायस्थ थे। ये दोनों, ये ब्राह्मण है, ये कायस्थ है, जैन नहीं है, लेकिन ये दोनों ग्रंथ भी जैन काव्य के अंदर ही लिखे गए हैं। मैं बता रहा हूं, पहले जैन शैली बताई, जैन शैली के अंदर जैनों द्वारा लिखे, उनसे प्रभावित धूर्ताख्यान है, हरिभद्र का वो याद मत रखो, लेकिन ये याद रखना कि कुवलयमाला ग्रंथ किसने लिखा? उद्योधन सूरी ने। दूसरे ये भी जैन शैली में कानड़ दे प्रबंध और माधवानल कामकंद कला। ठीक है, दूसरी शैली आपको कौन सी बताई? चारण शैली। सुनो, चारण जाति जो है वो हमेशा साहित्य लिखती आई है, साहित्यकार सर्जन मानी गई है हमेशा से। इस शैली में चारणों ने जो प्रयोग किया वो तत्सम शब्दों की बजाय तद्भव शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया। अपभ्रंश के द्वितीय व्यंजन ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वीर रस में ऐसा ही चलता है, द्वितीय व्यंजन समझ गए, 2 बार प्रयोग।
चारणों ने जो साहित्य लिखा वो राजाओं के गुणगान, तो राजाओं का गुणगान, उनकी वीरता का गुणगान किया गया। तो सबसे ज्यादा इन्होंने वीर रस के लिखे, अधिकतर इनके ग्रंथ जो है वो चारणों के वो वीर रस में लिखे गए, इस चीज को थोड़ा ध्यान। और ज्यादातर चारणों की रचनाएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल में। कौन सा रस है? इन्होंने मुख्य रूप से वीर रस के अंदर लिखा है इन्होंने, दोनों चीजें ध्यान रखें। और जब वे युद्ध के अंदर जाते थे वीर रस तो गाते भी थे, तो वीर रस को गा भी सकते हैं, तो इनकी मुख्य शैली जो है वो गीत शैली भी कह सकते हैं हम। एक वेण सगाई, सर वेण सगाई क्या है? ये एक प्रकार का मतलब लिखने की शैली है जिसमें अलंकार उनसे संबंधित आता है, वेण सगाई अलंकार, इस प्रकार से इसका भी प्रयोग किया, याद रखो, रख लो वरना कोई जरूरत नहीं। फिर हम चारण साहित्य में कौन कौन से साहित्य आते हैं उनका विस्तृत जिक्र करेंगे हम आगे, अभी सिर्फ मैं परिचय करा रहा हूं। फिर लिखा गया क्या? लौकिक शैली। सर व्हाट इज लौकिक शैली? लौकिक शैली का अर्थ क्या है? लोक साहित्य। लोग ही तो थे भी तो कि लिख को जरूर थोड़ी कभी होना ही जरूरी है। विविध विषय घटनाएं, लोकगीत, काव्य, कथा, ये चीजें लिखी गई, प्रेम की कहानियां भी लिखी गई, पहेलियां भी लिखी गई, कहावतां भी लिखी गई, वह सारी कौन सी आ गई? लौकिक से। अरे राजस्थानी भाषा कौन सा साहित्य मिले? एक तो जैन मिले, चारणाओं लिखेड़ो मिले, लोगांगो लिखेड़ो मिले, संतांगो लिखेड़ो मिले। अब बताओ यूं ज्यादा मैं और क्या बताऊं, सीधी सीधी भाषा है। फिर चौथा जो संतांगो लिखेड़ो यानी संत शैली। संतों की जो भाषा है वो सदुगड़ी कहलाती है। वैसे कबीर जी की भाषा थी सदुगड़ी, यानी बाने कोई अलंकार छंदाओं प्रयोग मुंह माई सीधो बोलती हो। इन्होंने जो लिखा वो आत्मा के बारे में लिखा, परमात्मा, भक्ति, रीति आदि विषय। संतांगाता ही विषय बता नहीं बेर है, मोक्ष है, आत्मा है, परमात्मा है। कौन सा संत जैसे जाम्बो जी लिखियो है, दादू जी लिखियो है, और रजब जी लिखियो है, हरिदास जी लिखियो है, मीरा लिखा है, है तो राजस्थानी शैली। तो बात को नहीं भाई इंग्लिश में लिखा है तो राजस्थानी शैली। तो ये भी एक उच्च कोटि का साहित्य माना गया है संतों द्वारा। ये आमजन की भाषा, यानी संत लिखेगा तो भाई की खाते लिखे? जनता ने समझाने तो लिखे। अरे जनता ने समझाने तो लिखे, तो जनता की भाषा में लिखना पड़ेगा। तो ये भी आम जनजीवन की भाषा में लिखा कि इन्होंने संत। अब एक छोटी सी बात मैं और कर लूं, पिंगल की, डिंगल की तो मैं जिक्र करियो, फिर पिंगल गठे बोली जाए, के बोली जाए, उसका जिक्र हम अभी नहीं करेंगे। अभी सिर्फ मैंने नाम प्रयोग कर रहा हूं मैं पिंगल, क्योंकि ये नाम बार बार आएगा। पिंगल का वास्तविक अर्थ देखें तो छंद शास्त्रीय है। पिंगल का वास्तविक अर्थ यही है, छंद शास्त्र। सर है क्या ये? देखो, मूल भाषा तो थी बच्चों ब्रज, लेकिन भाषा जब आमने सामने हो जाए, कोई दूसरे क्षेत्र से टकरा जाए, तो फिर कुछ शब्द तो उनके आ जाएंगे, कुछ अपने आ जाएंगे, वो हो जाएगा राबड़ी खिचड़ी मिक्स। जैसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख जाए वो फिर अंग्रेजी हिंदी में मिक्स कर देगा शाम का 8 बजे बात है। अब कुछ लोग, बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं हरियाणा से हूं। क्यों हुए? इस वजह से हुए कि हरियाणा हमसे 40 किलोमीटर दूर है, तो हरियाणा की भाषा और कुछ राजस्थानी मेरला भाषा घसर पसड़ होगी, मिल गया, क्योंकि आधा में कुछ शब्द हरियाणा का बोलना गया, कुछ राजस्थानी, और एक नई भाषा सी बन जाए। यानी इधर ब्रज की भाषा थी, इधर राजस्थानी थी, जब ये दोनों मिल गए और बीच बीच को रूप काट लिए, वही पिंगल हो। यानी ब्रज भाषा और राजस्थानी का मिश्रित। सर पिंगल भाषा के प्रमुख ग्रंथ ये लिख लेना, खुमान रासो। पिंगल भाषा का प्रमुख ग्रंथ है खुमान रासो। पृथ्वीराज रासो बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पिंगल भाषा में लिखा गया है। हमीर रासो तो याद रह जाएगा, हमीर भी साइड को यो सवाई माधोपुर साइड इमे लिखेड़ो है। अवतार चरित्र कई बार पूछ लेना, निम्न से पिंगल भाषा का ग्रंथ है, वहां समस्या आ जाएगी। राजविलास, और नहीं याद रख सको तो ये पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, ये 3 तो जरूर याद रखना। ये ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? पिंगल भाषा। कुछ राजस्थान में हुए, बाहर भी हुए, उन्होंने पिंगल में लेके एकदम शुद्ध ब्रज भाषा में लिखा। यानी शुद्ध ब्रज भाषा में किन लोगों ने लिखा? ये तो पिंगल है। पिंगल तो राजस्थानी मिश्रित थे, लगभग पढ़ दिया जी आपने। एक कवि हुए मिर्जा राजा के दरबार में बिहारी, और बिहारी सत से ही जो लिखी गई थी ना, वो पूर्णतः ब्रज भाषा में है, वो पिंगल भाषा में नहीं है। कुलपति मिश्र, सर यो कौन है? कुलपति मिश्र बिहारी को भांजो हो, जको 52 ग्रंथ लिखा टाबरो,
ये भी किस में आ जाएगा, ये भी ब्रज भाषा में आ जाए। सोमनाथ नागरीदास, सोमनाथ और नागरीदास, इन लोगों ने जो लिखा वो पूर्णतः ब्रज भाषा के अंदर लिखा। सर थे तो बहुत लंबो खींच रही, और खींचूंगा, अभी तो की कौन करे, नॉर्मल बातें बताइए। अब मैं थाने ग्रंथांकन ले जाऊंगा, ग्रंथां को डिटेल करूंगा, अभी उत्पत्ति और बताना है गण कितो टेम हो गया, वही कौन बेरो पड़ रही हो, कितो लंबो खींच दियो, बड़ो लंबो हो शायद मन जट तक मेरो विचार लागे। तो पहलो पार्ट ये कई पार्ट आओगा और कंटिन्यू आ जाए, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। चलो बाकी पार्ट, दूसरा पार्ट जल्दी वेट करो, कल या परसों डाल देंगे। ओके, थैंक यू।